हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों। हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप सब। आपके जो सोशियोलॉजी का बुक 2 है उसके चैप्टर 1 और 2 के वीडियोस हम बना चुके हैं। बहुत अच्छे वीडियोस बने हैं, आपने देख लिया ना? नहीं देखा तो ज़रूर देखना, फ़ायदे में रहोगे। और चैप्टर 3 उसका पार्ट 1 भी हो गया है जिसमें हमने 4 पॉइंट्स कवर किए थे, देख लो इनको। और आज बारी है चैप्टर 3 की पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर्यावरण की मुख्य समस्याएं और उसके रिस्क, मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड रिस्क, इसको देखेंगे। आप टीवी देखते हो ना, तो आप देखोगे प्रधानमंत्री जी बीच बीच में ही कहते रहते हैं कि एनवायरनमेंट को बचाना है बचाना है। अब किस चीज़ से बचाना है, चलो इसको देखते हैं। सबसे पहले जो है कि प्राकृतिक संसाधन हमारी बहुत कम होती जा रही हैं। प्राकृतिक संसाधन जैसे आप जानते हो 2 तरह की होती है, एक तो नवीकरणीय या रिन्यूएबल रिसोर्स। इसमें चलो हम वनस्पति को देखते हैं। वनस्पति या वेजिटेशन, हर साल आप देखो मॉनसून में चावल बोया जाता है, ऑटम में काटा जाता है, अगले साल फिर अगले साल फिर, इसलिए इसको रिन्यूएबल कहा जाता है। पेड़ जैसे देखो, एक पेड़ कट गया तो उसके जगह आप 4 पेड़ और लगाओ तो फिर ये पौधे रिन्यू होते रहते हैं, इसलिए रिन्यूएबल। और कुछ होते हैं नॉन रिन्यूएबल, अनवीकरणीय। कोल के एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। कोयले से कोयला बनता है, ये पेड़ पौधे पत्ते ये सब जब सूख के जीव जंतु जब मर जाते हैं, ये ज़मीन के अंदर वो गड़ जाते हैं और हजारों हजारों साल गड़ते गड़ते ऊपर से हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, इन दोनों से ये कोयले में परिणत होते हैं। बनने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं। बिल्कुल यही कहानी है पेट्रोलियम का। हजारों लाखों साल बाद जाके ये सारे जो जीव जंतु पेड़ पौधे जो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, ये नीचे जाकर पेट्रोलियम में कन्वर्ट होते हैं। और हमें खर्च करने में कितना टाइम लगता है? बस 2 मिनट। तो हम क्या देख रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधन का अगर हम यूज़ करते ही रहे तो वो ख़त्म हो जाएंगे, पर वो नया संसाधन बनाने उसके तो लाखों लाखों साल निकल जाएंगे। यही कहानी है भूजल की या ग्राउंड वाटर की। ग्राउंड वाटर यानी कि ज़मीन के नीचे जो एक पानी का लेयर रहता है, उसको वाटर टेबल भी कहते हैं। हमारे जो कुएं में पानी होता है, हैंडपंप में पानी आता है, ये तो यही वाटर टेबल से ही तो निकलता है। आपने कभी ऐसा दृश्य देखा है, पंप ऑन है, पानी चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। अगर हम बहुत ज़्यादा ऐसे चलाएंगे तो वो भूजल कम होने लगेगा, और जैसे जैसे भूजल खत्म हो जाएगा ये कुआं सूखा पड़ जाएगा। उसके बाद हैंडपंप कितना भी चला लो, नो वाटर। यही कहानी है शहरों की। शहरों के बाहर होते हैं फ्लड प्लेन, कि शहर में जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बारिश निकल के फ्लड प्लेन में अब्जॉर्ब हो जाती है और भूजल बन जाती है। पर आज तो शहर में फ्लड प्लेन कहाँ बची है, वहाँ तो सारे मकान बन गए हैं, तो ये पानी निकल भी नहीं सकता और भूजल भी नहीं बन सकता। तो भूजल का आप देख रहे हो ना, शहर और गाँव दोनों में इसकी कमी हो रही है। और एक और पॉइंट है जिसको हम देखेंगे, वो है भूमि या सॉइल या ज़मीन। इसका कटाव होता है, इरोशन होता है। कैसे? पहले भूमि को देखो। भूमि में कई लेयर होते हैं। जो ऊपर वाला लेयर टॉप सॉइल कहते हैं, ये बहुत ही उपजाऊ होता है क्योंकि इसमें बहुत तरह के मिनरल्स और साथ साथ पेड़ पौधे वगैरह इसका अवशेष रहता है। तो इस फर्टाइल ज़मीन में हम सब्जी अनाज फल इत्यादि उगाते हैं, और इसी ज़मीन को काट कर इसमें से खनिज भी तो निकालते हैं। माइनिंग तो इसी में करते हैं। माइनिंग करेंगे तो सारा ज़मीन बीच कट के निकल जाएगा। कुछ लोग ईंट बनाते हैं, ईंट भी तो ऐसे ही बनता है, ज़मीन को काट कर उससे ईंट बनाया जाता है। तो ज़मीन के ऊपर हम काटते रहे और पेड़ पौधे निकल जाए तो ये हाल होगा। इतना वीक हो जाएगा ज़मीन कि हवा के झोंके से और पानी से, देखो वीक ज़मीन का क्या होता है, ये तो गया। तो अगर हम ज़मीन पे बचना चाहते हैं, ज़मीन पे रहना चाहते हैं, तो हमें ज़मीन को बचाना पड़ेगा ना। तो अगर अनरेगुलेटेड माइनिंग और ब्रिक मेकिंग करें तो टॉप सॉइल कम होता जाता है। नया टॉप सॉइल बनाने में आपको तो पता ही है लाखों साल लग जाते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको आप ये सब बोलोगे ना, वो आपको बोलेंगे जब होगा तब देखा जाएगा। और कुछ लोग तो ये भी कहेंगे सारी पृथ्वी से अगर मृदा और भूजल खत्म हो जाए तो कोई बात नहीं, हम चांद पे जाके रहेंगे। अरे भैया, ये अगर आप सोच रहे हो तो भूल जाओ, चांद पे रहेंगे गौतम भाई, मुकेश भाई, ये रहेंगे, और आप और हमको इसी धरती पे रहना है। इसलिए पानी मृदा इस सब को बचा के रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमने क्या समझा कि हमारी जो अनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनको हमें बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर ये कम हो जाएंगी और इनके बिना हम और हमारे आगे आने वाली जो जनरेशन्स है, हम जिएंगे कैसे विदाउट नेचुरल रिसोर्सेज? सोचो तो ज़रा। अगला पॉइंट जो हम देखेंगे वो है पोल्यूशन या प्रदूषण। वायु प्रदूषण कहते हैं, एयर पोल्यूशन कहते हैं, तो कुछ ऐसे सीन्स हमारे मन में आते हैं या कुछ ऐसे सीन्स।
पर क्या आप जानते हो प्रदूषण का एक वायु प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण है चूल्हा। ये देख रहे हो चूल्हे से कितना धुआं निकल रहा है, और सारा धुआं लंग्स के अंदर पता नहीं कितनी बीमारियां पैदा करते हैं, और इससे कितने ही लोग खत्म हो जाते हैं। कुछ आंकड़ों को देखो, डराने वाले आंकड़े हैं ना। तो वायु प्रदूषण के कुछ कारण देख लो आप। अच्छा, और पानी का क्या? सारे शहर में जितनी मैल गंदगी होती है वो सारा लाके नदियों में डाल दिया जाता है। फिर प्लास्टिक, पेपर, कांच, शीशी, बोतल सब इस नदियों में डलता है। तो देख रहे हो कैसे वाटर पोल्यूशन होता है। कभी कभी हम सोचते हैं अच्छा खेतों से जो पानी निकल रहा है ये तो सही है, पर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि खेतों में डलता है कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स। ये सारे जो धुल के सारे केमिकल्स जो हैं ये आ जाते हैं पानी के अंदर, और ये पानी जब भूजल में परिणत होता है तो ये कुएं हमारे पॉइजनस बन जाते हैं, जहरीले बन जाते हैं। तो जल प्रदूषण के कारण भी देख लो। और एक और प्रदूषण है जिसको हम कहते हैं साउंड प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत है क्या? आप तो खुद ही देख रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रदूषण पैदा करती हैं, जो हमारे सेहत के लिए भी बहुत ख़राब है, समाज के लिए बहुत ख़राब है। तो हमने 2 पॉइंट्स देखे अब तक कि जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और रिस्क्स हैं। तीसरा पॉइंट अब देखो जो है ग्लोबल वार्मिंग। ये क्या है? ये इस पिक्चर को देखो, खुद ही समझ जाओगे। आप देख रहे हो लेफ्ट साइड से जो धुआं निकल रहा है, इस धुआं में मैक्सिमम रहता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक शील्ड की तरह पृथ्वी के चारों तरफ एक परत की तरह बन जाती है। तो इससे क्या होता है कि पृथ्वी की जो अपनी इंटरनल हीट है वो बाहर निकल नहीं सकती। जो सन से धूप, सूरज से भी जो धूप पृथ्वी के अंदर आती है वो भी बाहर अंतरिक्ष में निकल नहीं सकती। इसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। इससे क्या होता है कि तापमान बढ़ता ही चला जाता है, और उससे पहाड़ों पे, नदी, समुद्र में बर्फ पिघल जाता है, और पानी का लेवल हाई होता रहता है। जितना पानी हाई होगा उतना फ्लड होने का चांस है, और फ्लड में ज़मीन, सॉइल इरोजन भी हो जाता है और लैंड कवर्ड हो जाता है। अब आप बोलोगे मैम 2 मिनट पहले तो आप हमें पानी सूखने की बात बोल रहे थे और अब हमें फ्लड की बात बोल रहे हो। दोनों ही सही हैं। एक है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन और दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। समझ गए इसको क्लियरली? ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है डिज़ास्टर्स, जो पर्यावरण को विनाश करते हैं। कुछ है नेचुरल, प्राकृतिक। देखो ये शहर बसा है समुंदर के बगल में, वहाँ हो गया सुनामी। सुनामी के बाद ज़मीन कट गई, पेड़ पौधे चले गए, पूरा शहर का ही विनाश हो गया। देख रहे हो ना, प्राकृतिक दुर्योग। और कुछ होते हैं मैन मेड। भोपाल शहर में आज से कोई 50 साल पहले यूनियन कार्बाइड के फैक्ट्री से पॉइजनस गैस निकला, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ जो लोग थे, कितने ही लोग ख़त्म हो गए और कितने ही लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए। और सालों तक उसके बाद जो बच्चे पैदा होते थे, देख रहे हो आप खुद ही देखो। कुछ डिज़ास्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा प्राकृतिक का भी हाथ होता है, थोड़ा मैन मेड भी होता है। एग्जाम्पल, जापान में है फुकुशिमा शहर, समुंदर के बगल में। यहाँ पे एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। वहाँ हो गया सुनामी, सुनामी के पानी घुस गया प्लांट के अंदर, और जो विषैला जहरीला पानी हो गया वो पानी निकल गया समुंदर के अंदर। वहाँ के जो लोग थे वो इसे रोक नहीं पाए, और उसका रिजल्ट देखो, कितने ही लाखों मछलियों की वैरायटीज़ ख़त्म हो गई। तो आप देख रहे हो ना कि ये जो पर्यावरणीय दुर्घटना, जो एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, इनका प्रभाव सालों तक चलता रहता है। देखो दोनों एग्जाम्पल्स से आपको समझ आ गई होगी ये बात। एक और पॉइंट है जिसको साइंटिस्ट आज बड़े सोच रहे हैं, जो है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। इसका मतलब क्या है? लैबोरेटरी में जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ हैं उसके जो आनुवंशिक जो जीन्स हैं उसको चेंज करके नई स्पीशीज़ बन रही हैं। तो बहुत अच्छे पैदावार भी हो रहे हैं, नई नई चीज़ें भी आ रही हैं, पर स्वास्थ्य पे, हेल्थ पे इसका क्या प्रभाव है, क्या इम्पैक्ट है, ये आज तो पता नहीं चलेगा, बहुत सालों बाद ही जाकर ये पता चलेगा। तो इसके बारे में आज से सोचना थोड़ा ज़रूरी है। तो पर्यावरण की जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, मेन इश्यूज हैं, उसके बारे में हमने एक नज़र डाला। एक बार फिर से देख लो। अब ये सारी प्रॉब्लम समाज पर क्या प्रभाव डालती है ये देखना हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहला है सामाजिक असमानता जो है, सोशल डिस्पैरिटी, इनइक्वालिटी जो है उसको बढ़ाना। एग्जाम्पल, ये है गुजरात का स्टेट, इसमें पानी ना कम है, देख रहे हो ना, लाल लाल हुआ है। पर आप किसी अमीर फार्मर का जो खेत देखोगे वो आपको लगेगा पानी कम है, बिल्कुल नहीं लगता, कैसा हरा भरा लहलहा रहा है, खूब पंप चल रहा है और पानी आ रहा है। और जो गरीब किसान, उसका खेत कुछ इस तरह है, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है कुएं की पानी से, वो पंप से सारा पानी खिंच जाता है, कुआं सूखा हो जाता है। तो गरीब फार्मर पहले गरीब था, अब और भी गरीब हो गया।
तो आप देख रहे हो ना, जिसके पास पावर है वो ज़्यादा संसाधन अपनी तरफ खींच सकता है, और इससे क्या होगा कि सोशल इनइक्वालिटी बढ़ती ही जाती है। समझ गए इस पॉइंट को? अगला पॉइंट जो है वो है सोशल इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, सामाजिक पारिस्थिति और पर्यावरण, जिसका मतलब क्या है कि समाज में जो लोग रहते हैं, जो अलग अलग गुट के लोग रहते हैं, वो एनवायरनमेंट के साथ कैसा रिश्ता बना के रहते हैं। और देखा गया है कि अलग अलग गुट न पर्यावरण को, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, संसाधन है, उनको अलग तरीके से देखते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक जंगल है, जंगल के अगल बगल के जो गांव हैं वहाँ की लेडीज़ यहाँ आती हैं ये लकड़ी ले जाने के लिए, क्योंकि इससे इनका ईंधन है, फ्यूल है, वो चूल्हा जलाती हैं। तो ये तो चाहती है कि जंगल हरा भरा रहे ताकि हम लाखों साल तक लकड़ी ले सके इसमें से। वो जंगल को अच्छी तरीके से रखना चाहती है। जंगल के फूल फल से ही तो उनकी लाइवलीहुड चलती है। वो चाहते हैं जंगल से हम इतना ही ले ताकि वो जंगल बचा रहे, जंगल को खराबी ना आए। अब उसके बगल वाले शहर में एक टिम्बर मर्चेंट रहता है जो लकड़ी का बिजनेस करता है। वो जंगल देख के कहता है, अरे वाह, इसको काटो, खूब सारा लकड़ी ले जाओ यहाँ से, ताकि मैं खूब इसको बेचूं और बहुत पैसे कमाऊं। और जंगल ख़त्म हो गया तो क्या, हम किसी और जंगल में जाके लकड़ी काटेंगे। तो आप देख रहे हो ना, कोई चाहता है कि जंगल को बचा के रखे, और कोई चाहता है कि हम उसको उससे सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करें, उसके शोषण करें। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लोग पूछ रहे हैं हम करें तो क्या करें, इन चैलेंजेस को कैसे टैकल करें, इन सामाजिक चैलेंजेस को कैसे टैकल करें। तो उसका जवाब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। इसका मतलब क्या है कि आर्थिक विकास तो जरूरी है ही है, पर उसके साथ पर्यावरण के बीच और उसके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, एक संतुलन होना चाहिए। पिछले 300 साल में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद बड़ी तेज़ी से आर्थिक विकास हुआ है, और साथ बढ़ा है कंज्यूमरिज्म, यानी कि और खरीदो और खरीदो और खरीदो, खरीदने की कोई कमी नहीं है। और इसके लिए ज़रूरत है एनवायरनमेंट, प्रकृति का शोषण करना, प्राकृतिक संसाधनों को खूब इस्तेमाल करना, जिसकी वजह से लाखों तरह के कितने ही जीव जंतु पौधे ये सब लुप्त हो गए हैं। तो ये धरती पर फिर कभी नहीं दिखेंगे। तो आप सोचो ऐसे किस प्रकार से आर्थिक और पर्यावरण संतुलन लाए ताकि हम एक साथ खुशी से जी सके। और उसके लिए सबसे प्राथमिक जो है वो है कि हम समाज के निचले स्तर के लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करें, ना कि जो चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं है, अनावश्यक है, अननेसेसरी है, उनको खरीदते जाए और उनका व्यवहार बढ़ाते जाए। दूसरा चीज़ हमें जो सोचना पड़ेगा कि आज अगर हम बहुत बहुत ज़्यादा हम एक्सप्लॉयटेशन करें, बहुत ज़्यादा उपयोग करें, तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या बचेगा? वो भी तो ह्यूमन बींग्स हैं। तो इन सब चीज़ों पर हमें सोचना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, ताकि लोगों का ज्ञान बढ़े और लोग ये काम ना करें। तो बच्चों, आज हमने क्या देखा? हमने नंबर 1 देखा कि मेजर एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम्स एंड रिस्क, मुख्य समस्याएं और जोखिम। और दूसरा हमने देखा पर्यावरण का समाज पर प्रभाव और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ, जब आप आंसर लिखोगे ना, ढेर सारे एग्जाम्पल से आंसर लिखना, तब आप देखोगे आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, प्रॉमिस। पहले वीडियो देखो, चैप्टर पढ़ो, फिर वीडियो देखो, 5 मिनट में चैप्टर क्लियर पक्का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे कोशिश।